सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा अपडेट पहुंचे। आप सभी का स्वागत है आपका ही चैनल पर। आज से हम, जैसा कि थंबनेल से पता चल रहा होगा, आज हम कुछ इंट्रोडक्शन देंगे और कुछ आपका चैप्टर भी पढ़ाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला इंट्रोडक्शन यही है आप लोगों को कि आज से आपका रेगुलर बैच की बहुत पहले ही समाप्ति हो चुकी है और आज से क्रैश कोर्स की शुरुआत हो रही है। और क्रैश कोर्स में फिर मैं रिपीट वही कोर्स को करूंगा जो कोर्स आपको मैंने खत्म किया था। ऐसे साधारणतः यूट्यूब पर सभी वीडियो तो नहीं जाते हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपका हर एक वीडियो यूट्यूब के माध्यम से चला जाए ताकि आप पढ़ें। समझ में आया? आ गया होगा। तो चलिए हम यहां से अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रैश कोर्स में जाने से पहले मेरा पास दो सब्जेक्ट की ट्रेनिंग है। एक सबसे पहला संस्कृत, एक तो मैं खत्म करूंगा और दूसरा भाग है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान ए बाबू, ये संस्कृत 100 अंक का होता है और विज्ञान लगभग आप मान लीजिए तो आपको लमसम कितना अंक रहता है विज्ञान? 100 अंक में आपका तो 20 अंक तो प्रैक्टिकल ही रहता है, 20 अंक प्रैक्टिकल रहता है, बाकी बचा 80 अंक। तो 80 अंक में आपको 3 भागों में बढ़ सकता है। तो आप सोच सकते हैं कितना कितना, लगभग 26 27, यानी लगभग हम मानते हैं 27 अंक का, यही ना, लगभग 27 अंक का आपको बायोलॉजी पूछता है। खत्म करने में कुछ समय में मुझे नहीं लगता है। बायोलॉजी संस्कृत का 2 भाग है, एक ग्रामर और दूसरा बुक। ग्रामर मुश्किल से हम वही 20 से 25 दिन, हार्डली 1 महीना में आपको संस्कृत व्याकरण खत्म कर देंगे। हार्डली 1 महीना, तो 20 से 25 दिन में आपका ग्रामर मुक्त हो जाएगा। बात रहा बुक का, तब बुक में तो 12-14 को लेसन है। एक ही लेसन एक दिन में खत्म करेंगे तो आपका 14 दिन में बुक खत्म हो जाएगा, यानी लमसम 15 से 16 दिन घींचेंगे, घिंचियाएंगे आगे में है तो आपको 7 से 8 दिन में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन घींचना तो नहीं मुझे, पढ़ाना है। इसलिए लगभग ये दोनों कोर्स जो है वो लगभग 2 मंथ में अभी आपका मंथ चल रहा है सितंबर अक्टूबर तक आपका पूरी सिलेबस खत्म हो जाएगा। जो हम पढ़ाते हैं वही पूरा सिलेबस नहीं, ये संस्कृत और बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। मेरा हर एक वीडियो आपको 15 से 20 मिनट का ही रहेगा, 15 से 20 मिनट का ही रहेगा, एक ही वीडियो रहेगा, लेकिन डेली रहेगा क्योंकि नेट पर का प्रॉब्लम यहाँ होता है। चलिए, ये आपसे संबंधित जो था इंट्रोडक्शन था, बस आज से ही स्टार्ट होगी। आइए हम संस्कृत को पुनः स्टार्ट करते हैं, टाइम को ना विलंब करते हुए। क्या नहीं पढ़े बायोलॉजी में, संस्कृत में, कुछ सब्जेक्ट में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं उससे मतलब है। क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे अभी आपको ये 2-3 महीना सिखाएगा। अगर आप ये 2-3 महीना रगड़ कर पढ़ लेते हैं ना तो रेगुलर पढ़ने वाला आपसे आप पाएंगे, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ सब रेगुलर के जैसा ही, हर एक टॉपिक को लेकर, हर एक टॉपिक के बारे में लेकर, तो आपको कोई टेंशन होने वाली बात तो है ही नहीं। आइए तो देखिए, हम यहां से संस्कृत को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बायोलॉजी चलेगा रूटीन के अनुसार, जैसे टेलीग्राम पर। संस्कृत 2 शब्दों के मेल से बना है, समझोर कृत। अब बेसिक लेवल से चलिए, समझोर क्या कृत, अर्थात कहने का मतलब जिस शास्त्र से संस्कार की प्राप्ति होती है, जिस शास्त्र से संस्कार की प्राप्ति होती है वो संस्कृत कहलाता है। यानी संस्कृत का मूल पहचान संस्कार होता है। आज की रीजन में जिस विद्यार्थी के पास संस्कार नहीं होता है वो संस्कृत पढ़ना ही बेकार है। लेकिन मनुष्य के जीवन में संस्कार का होना इतना अति उत्तम बातें हैं जो आपके मनुष्य की जीवनता को धारण करता है, जीवन को ढाल देता है।
मनुष्य के संस्कृति का ढालना बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यानी अगर मनुष्य के पास संस्कार नहीं होगा तो संस्कृति नहीं होगा, और संस्कृति नहीं होगा तो मनुष्य को बोलने और चलने का ढंग नहीं होगा। तो आज के विद्यार्थी में संस्कृति का तो होना जरूरी है। हम वही संस्कृति को याद दिलाने के लिए हम संस्कृत पढ़ते हैं, घर बनाए का तो होना जरूरी है। हम वही संस्कृति को याद दिलाने के लिए हम संस्कृत पढ़ते हैं। क्लियर क्लियर। अब देखिए बाबू, संस्कृत का जो जनक, हम ऐसे मानते हैं किसी भी विषय का कोई जनक नहीं होता, लेकिन क्या संस्कृत का जनक महर्षि पाणिनि ही थे? उससे पहले संस्कृत नहीं था उसका खोज किए। किसी भी विषय का कोई पिता नहीं होता, कोई पिता। कोई पूछता है इंग्लिश का फादर, जी नहीं, इंग्लिश का फादर नहीं होता, गलत। महर्षि पाणिनि। इसके नामों के पहले महर्षि क्यों लगा? महर्षि क्यों लगा? बात ऐसा है कि हम इस कहानी को थोड़ा सा शॉर्टकट रूप में कहना चाहता हूँ। पूरा डिटेल करेंगे तो क्लास ही 1 घंटा का हो जाएगा। सुनिए महर्षि क्यों इसका नाम पड़ा, टॉपिक सुनिएगा। कहता है कि जब पाणिनि जी, पिंगल जी और पतंजलि जी तीनों आपस में दोस्त थे, पाणिनि, पिंगल, बरूची और पतंजलि तीनों पटना में इन्होंने पढ़ाई किया था। कहता है कि जब पढ़ाई इन लोगों को समाप्त हुआ था तब इन लोगों को घर आए थे। क्या आए थे? घर पर आए थे। तब पतंजलि का नाम आप सुनते हैं, जिनका प्रचार भी आज होता है। बहुत सारा दवा खाना है। पतंजलि आज जीवित नहीं है, पतंजलि जीवित हैं, रामदेव बाबा जीवित हैं जी, पतंजलि थोड़े जीवित है, उनका प्रोडक्ट है। वही पतंजलि थे। पतंजलि और पाणिनि दो आपस में बहुत सखा मित्र थे, बहुत सखा दोस्ती था, उन लोगों का गहरा दोस्ती था। अब बात ऐसा है कि पतंजलि जी आपस में घरे चले गए। अरे रोड पर रास्ता है तो कहीं दो दोस्त हैं तो घर में जाएगा ना, गया घर। अब पाणिनि जी जैसे अपना घर पर जा रहे थे, उस समय संध्या का बेला था, संध्या का समय था। जब संध्या का समय था बाबू, तो वहां पर उनकी माँ जो थी ना, वह संध्या दिखा रही थी, जिसको आप सांझ बारना बोलते हो ना। संध्या के बेला में वह सांझ दिखा रही थी, संध्या में शाम का प्रस्थान कर रही थी। तब जैसी पाणिनि जी का पैर उनका दरवाजा पर पड़ता है, तब उनकी माँ, वो अपनी माँ को देखते हैं कि माँ उनकी सूर्य की ओर नमन करते हुए कहती है, हे सूर्य भगवान, हे सूर्य, आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा वो जो पुत्र है वह एकदम इस संसार का सबसे तपस्वी और विज्ञात ज्ञाता बनकर आए और विद्वान बन जाए। और वही माता का जैसी प्रार्थना, जब तक मेरा पुत्र एक विद्वान नहीं बन जाए तब तक घर पर नहीं लौटे। किसने कहा? पाणिनि जी के माता जी ने कहा। अब कोई भी पुत्र अगर पटना से पढ़ कर आ रहा है या किसी जगह से पढ़ के आ रहा है, उसकी माँ ये कर रही है कि जब तक मेरा पुत्र ज्ञान प्राप्त न कर ले तब तक मुझे घर पर, मैं अपना कर्म पुत्र को नहीं रखने दूंगा। कौन ऐसा माता कठोर होगा? जैसी वो अपनी माता, जैसे पैर अपना दरवाजा बढ़ाते हैं, वो माता की तपस्या को सुन लेते हैं। वो पाणिनि जी अपना पैरांग न बढ़ाकर पीछे की ओर चले जाते हैं। कहाँ? पीछे की ओर खींच लेते हैं और वापस वहीं जंगल में चल देते हैं। और जाकर संध्या के बेला में, तो रात तो होगा ही ना, रात्रि का बेला था, जब पतंजलि जी और पाणिनि जी दोनों मित्र, चल ना दोस्त, दोनों चल दिया पाणिनि जी और पतंजलि जी। जब उन्होंने चल दिया तो जंगल एक भयानक मिला। कैसा जंगल मिला? एक भयानक जंगल मिला। भयानक जंगल मिला तो पतंजलि जी कह रहे हैं, नाम लिख देते हैं, पतंजलि जी कह रहे हैं, अरे तू जंगलवा में कौची करने जा रहा है? तो कहा कि चल ना दोस्त, चलो ना। तो कहा कि चलो। जैसे ही बाबू ये जंगल पार करते हैं, एक जंगल, वैसे ही एक और भयानक जंगल आता है। रात्रि के बेला में बाघ का आवाज सुनकर पतंजलि जी का हालत रत। जब सभी जानवर का आवाज सुनकर रात्रि के बेला में, तो से सब जानवर तो अपना शिकार करने के लिए होते ही न हैं।
तो जब रात्रि में भुगाड़ पड़ा तो पतंजलि जी डरते हुए कह रहे हैं कि कहाँ जा रहा है। तो कहा कि चलो ना। जैसी वो जंगल पार करते हैं तो एक और भयानक जंगल मिलता है। जब एक और भयानक जंगल मिलता है तो पतंजलि कहते हैं अब ना। तो ये कहते हैं कि भयबाद छोड़ के चल जाए। मैं एक जंगल वैसी करते करते दोस्त का बात था, एक जंगल और पार किए और एक जंगल जैसे ही पार किए एक भयानक ऐसा जंगल था जहां पर एकदम सुनसान और सभी जानवर आपस में भुकर रहे थे। तब पतंजलि जी यहाँ से कहते हैं अब मैं नहीं जाऊंगा। बहुत ही जिद करने के बाद भी पतंजलि जी वहां से अपना पैर हिला ही नहीं और वापस घर चले हैं। कौन? पतंजलि जी। परंतु पाणिनि जी वही रात्रि के बेला में वो अपना वही जंगल से जाते जाते उन्होंने तपस्या लिया था कि जब तक मैं ज्ञान नहीं प्राप्त कर लूंगा तब तक माता की वो तपस्या पूर्ण नहीं कर दूंगा, तब तक घर पर अपना बदन नहीं रखूंगा, चाहे मुझे कुछ भी जलना पड़े। तब पतंजलि पाणिनि जी आगे की ओर बढ़ते हैं और बोलते हैं यहाँ पर जाते जाते रात्रि का बेला होता है, जैसी भोर का समय होता है तब वह एक ऋषि के पास पहुंचते हैं जहां ऋषियों ने तपस्या कर रहा था। जब ऋषियों ने तपस्या कर रहा था तब वहां पर जाकर उन्होंने कहता है कि हे महर्षि, हे ऋषिगण, मैं आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तब से इन्होंने वहां से ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया था और एक समय ऐसा आया था जहां पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके सभी से ज्यादा रामायण महाभारत अनेक ग्रंथों का इन्होंने ज्ञाता बन गया था। तब इन्होंने कुछ ऋषियों ने कहा कि पाणिनि तो पीछे आया है लेकिन हम लोगों से भी ज्यादा जानकार है या जानता है। तब सभी ऋषियों ने आपस में घोषणा कर दिया और जाकर कहा कि हे ऋषिगण, आप तो महान है, इसलिए आपके नामों के पहले मैं महर्षि लगता हूँ। और महर्षि का मतलब होता है, इसका संधि विच्छेद होता है महाजोर ऋषि। महाजोर ऋषि इसका मतलब होता है महा मने महान और ऋषि मने ऋषि। जो ऋषियों में महान होता है उसे महर्षि कहते हैं। महर्षि कौन लिंग है? संस्कृत एक लिंग। अच्छा बताते हो बोला। महाजोर ऋषि, महर्षि का मतलब होता है महान और ऋषि यानी जो ऋषियों में महान होता है उसे महर्षि कहते हैं। और ये पाणिनि जी सभी ऋषियों में महान थे। तब पाणिनि जी कहते हैं कैसे मान लें, केवल नाम के नाम पर कोई कह देगा तो हम मान लेंगे? नहीं मानेंगे। तब कहा इन्होंने कि पहले आज के रीजन में तो एक पत्र लिखकर चिट्ठी दिया जाता है ना, और वही चिट्ठी आज जाकर वहां पर मिलते हैं और कहते हैं जहां पर एक मंदिर में वह खाट बिछाकर सोए रहते हैं तब वहां पर जाते हैं और कहते हैं हे महर्षि, मैं आपको एक सर्टिफिकेट देना चाहता हूँ। वहां से इन्होंने फिर वापस पटना आते हैं उसी पर और वहीं पर एक व्याकरण की रचना करते हैं जिनका नाम है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण और संस्कृत व्याकरण की उन्होंने रचना किया और वहीं से नाम इनका महर्षि पड़ा। जब वहीं जिस बेला में वो पटना से वहीं बुक लिखकर घरे जा रहे थे, जिस बेला में सबसे प्रथम बार वहां पहुंचे थे, उसी बेला में ठीक 6 बजे संध्या के समय वही माता वही तपस्या करते हुए दिखाई पड़ती है और कहती है जैसे वहां बंधन रखाते हैं तो माँ अपनी संध्या के बेला में जैसी जाती है और अपनी माँ का वह महर्षि पाणिनि चरण छूना चाहते हैं तो अपना चरण हटा लेती है और जैसे उनका अपना चरण स्पर्श करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं चेहरा अपना आंचल से, ऐसे कर कर चेहरा को ढक लेती है और बोलते हैं माँ तुम ऐसे क्यों कर रही हो? फिर भी माँ इतना कठोर हो, कितना माँ कठोर हो तुम, जैसी चरण छूना मैं चाहता हूँ अपना चरण हटा लेती हो, जैसी मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ चेहरा आंचल से ढक लेती हो। ये कैसा है माँ? मैं देखिए आपका पुत्र वही तपस्या करके पूर्ण वापस और ज्ञाता बनकर आया है माँ। वो जैसी अपना माँ के हाथ में अपना चिट्ठी धराते हैं, माँ प्यार की आंसू रोने लगती है, अपना पुत्र को गले में लगा लेती है। इस प्रकार से इनके नामों के पहले महर्षि लगा था।
तो हम लोग भी अगर कुछ करना चाहेंगे तो हम लोग कितना तपस्या किया था, कितना कष्ट किया, रात्रि के समय कितना जंगल पार किया, कितना भयानक जंगल पार किया, उसके बाद इन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना किया ना, इसलिए इसके नामों की पहले महर्षि लगा था। तो चलिए मैं समझता हूँ कि संस्कृत की उत्पत्ति कैसे हुआ, और संस्कृत के एक थोड़ा सा और बता देते हैं बात को। देखिए संस्कृत में आपको जो है 2 टॉपिक में पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक व्याकरण, ठीक है, हिंदी व्याकरण नहीं संस्कृत व्याकरण, और दूसरा पढ़ाएंगे किताब आपका यानी पुस्तकम, ठीक है। व्याकरण आपका 50 अंक का पूछता है और किताब आपका 50 अंक का पूछता है। आपको जो भी पढ़ने का मन है उसको मैं पहले पढ़ा दूंगा, व्याकरण पढ़ने का मन होगा व्याकरण पढ़ा दूंगा, किताब पढ़ने का मन कोई तो खत्म करना है, दोनों में से कुछ स्टार्ट कर दूंगा आपको। और बायोलॉजी की मैं चर्चा जिस दिन बायोलॉजी रहेगा उस दिन करूंगा। तो चलिए मैं समझता हूँ कि संस्कृत की उत्पत्ति कैसे हुआ था, ये आप अच्छी तरह से कहाँ से होता है उत्पत्ति समझ गए होंगे। अब किस तरह से संस्कृत का उत्पत्ति हुआ मैंने आपको अभी बता दिया, क्या क्या उन्होंने कठिनाई किया, क्या ना, कहाँ से मैं शॉर्टकट में ये कहानी सुनाया। क्या संस्कृत कहाँ से लाया गया था? आए उपनिषद की पाठ आपका मंगलम भी है, उसके बारे में अगला दिन चर्चा करूंगा। अभी अब संस्कृत की उत्पत्ति किस तरह से हुआ आपको पता हुआ, महर्षि किस तरह से नाम हुआ उस तरह से आपको पता चला। पहले के लोग जो थे पहले संस्कृत ही बोलते थे, संस्कृत से ही हिंदी का उत्पत्ति हुआ, ठीक है। संस्कृत भाषा की और हिंदी भाषा की लिपि इसलिए एक ही है, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, याद रखना। और संस्कृत के भी देवनागरी है। हाँ संस्कृत भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है, और हिंदी के भी लिपि देवनागरी है, क्योंकि दोनों भाषा एक ही है। और इसलिए हाँ भैया, जो संस्कृत है तो हिंदी कैसे बनता? संस्कृत नहीं आता, संस्कृत से ही हिंदी का उत्पत्ति हुआ। ऐसा माने संस्कृत पहले लोग संस्कृत ही बोला करते थे, हिंदी उनके पास नहीं था, और संस्कृत से ही उत्पत्ति हुआ हिंदी का। पहले के लोग संस्कृत ही बोला करते थे। तो चलिए बाबू आज के लिए इतना ही। हम अगला दिन आपका प्रथम आपका सिलेबस लिखवा देंगे, कितना आपको बुक में पढ़ना है, कितना ग्रामेटिकल में पढ़ना है, और आपका आज का क्लास यहीं तक रहेगा। और इसी तरह से बने रहिए, ऐप पर हो या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हो, आप किसी के माध्यम से आप फेसबुक पर देख रहे हो, किसी भी चैनल पर आप देख रहे हैं, आप हमारे चैनल को प्यार देते रहिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब